देखिए डियर लर्नर, आपने ये पावर शब्द बहुत बार सुना होगा। हम पावर जो है साइंस में भी बोलते हैं, हम जो है सोशल साइंस में भी देखते हैं, हम इसको हमारी आम बोलचाल में भी बहुत बार बोलते हैं। भाई पावर है, मेरे पास उतनी पावर है, उसके पास उतनी पावर है। लेकिन इस पावर का सही इस्तेमाल कैसे करा जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पावर को क्या करें, शेयर करें। देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ को हम लिमिटेड नहीं होगी वो, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे पास में अनलिमिटेड पावर है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत आएगी या फिर आपके लिए फ़ायदा होगा? सिंपल सा आंसर है, आपको दिक्कत ही आएगी। यदि मैं कल से एक रूल बना दूं कि कोई भी जो है सड़क पे मुझे नहीं दिखेगा, या सभी जो है सड़क पे जो है बाइसिकल चलाएंगे, बाइक नहीं चलाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। या फिर मैं एक नया नियम बना दूं कि कोई भी चार लोग एक संग खड़े नहीं हो सकते हैं, यदि मुझे खड़े दिखे तो उनकी भाई पिटाई होगी। तो इस तरीके से यदि मेरे पास में अनलिमिटेड पावर होगी तो मैं क्या करूँगा, जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे ऐसा हो कि चार लोग हो और उनके पास में भी पावर हो, मतलब कि मेरे ही जितनी पावर उनके पास में भी हो, है ना। मतलब मेरे पास में 30% है, उनके पास में 30% है, और दूसरे के पास में 30% है। तो इस तरीके से जब भी मैं कोई डिसीजन लूँगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सभी से भी राय लेनी पड़ेगी। वो भी मेरा जो है इंटरफेयर करेंगे। साथ में यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे सही भी करेंगे। तो इस तरीके से जब मैं पावर शेयर करता हूँ तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है ना, जो आम जनता है उनके लिए। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए है डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी जो है, जैसा कि भारत में डेमोक्रेसी है, तो भारत की डेमोक्रेसी जैसा है, तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट के। एक तरफ लेजिस्लेचर है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, एक तरफ जुडिशरी है। तो सभी लोग अपना मिलकर काम करते हैं, और कोई हमारा ऐसा नहीं कर सकता कि मन मर्जी से अपना काम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई नियम बनेगा, लॉ बनेगा, एक्ट पास होगा, यदि वो गलत होगा तो जुडिशरी जो होगी उसको सही कराएगी। या फिर जो हमारा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है, यदि किसी के भाई कोई रोक रहा है एग्जीक्यूट करने में, फॉर एग्जांपल एक सा एक लॉ बना कि सभी को जो है राशन पानी मिलेगा, अब इसको देखेगा कौन, तो एग्जीक्यूटिव देखेगा भाई सबको राशन पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से सभी अपना अपना काम कर पाएंगे जब इनके बीच में एक पावर का शेयरिंग होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे दो कंट्री का एग्जांपल देंगे जहाँ पे कि पावर शेयरिंग की वजह से हमें दिक्कतें देखने को मिलती है। एक कंट्री का नाम है बेल्जियम और दूसरी का नाम है श्रीलंका। अब भाई एक तरफ बेल्जियम में कैसी क्या पावर शेयरिंग को लेके प्रॉब्लम आई, और एक तरफ श्रीलंका को देख जो है लेके क्या प्रॉब्लम आई पावर शेयरिंग को लेके, और उससे हम क्या सीख सकते हैं वो आज के इसमें हम देखेंगे। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं आपकी क्या, बेल्जियम की स्टोरी। अब ये बेल्जियम की स्टोरी को क्यों समझ रहे हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बेल्जियम जो कंट्री है वो आपका बहुत ही एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। मतलब कि आपकी इतनी छोटी कंट्री है कि आप जो हमारा हरियाणा है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इतना ही इसका एरिया है। अब ये जो कंट्री हमारी है जिसको हम बेल्जियम कह रहे हैं, उसकी कैपिटल क्या है, आपकी ब्रसेल्स है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल ब्रसेल्स है, लेकिन इसमें जो लोग रहने वाले हैं, मतलब इसकी कैपिटल में पूरी होल इसकी कंट्री में वो अलग अलग तरह के लोग हैं, और अलग अलग परसेंटेज में ये बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं, क्या मतलब हुआ इसका, आइए समझते हैं। जैसे कि हम बात करें तो इसके जो है टोटल, यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ लगभग में 1 करोड़ के लगभग इसकी पॉपुलेशन है, और जिसमें कि बहुत ही अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पे इसकी पूरी कंट्री को हम ले लें तो वहाँ पे 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज को बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? और वहीं पे 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और इसके अलावा सिर्फ 1% ही लोग हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे बोलते हैं बेल्जियम में। अब हम बात करें इसकी जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, उसमें जो लोग रहते हैं वो 80% लोग जो रहते हैं वहाँ पे वो फ्रेंच बोलते हैं, और साथ में जो 20% लोग हैं वो यहाँ के डच बोलते हैं। अब देखिए कितनी जो है ऊट पटांग सा यहाँ पे किस्सा चल रहा है कि एक तरफ बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी किसी और लैंग्वेज की हो रही है, तो यहाँ पे जो है कुछ और हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट सा आएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्यों शुरू होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये रीज़न ये है कि जो माइनॉरिटी में जो फ्रेंच स्पीकर हैं वो भाई साहब बहुत ही रिच हैं और पावरफुल हैं, है ना। है तो वो माइनॉरिटी में पूरे बेल्जियम में, लेकिन उनके पास में पैसा बहुत है, और भाई उनका जो है क्या है कि अमीर भी बहुत है, और साथ में एकदम ताकतवर भी हैं। अब ऐसी चीज़ होगी तो सीधी सी बात है कि जो डच लोग होंगे, जो डच भाषा बोलने वाले होंगे, वो थोड़ा सा ऐसा महसूस करेंगे कि यार हमको दबाया जा रहा है, क्योंकि सारी पावर उन्हीं को दे रखी है। जो भी पावर है भैया फ्रेंच वालों के पास है। तो अब यहाँ पे करा क्या जाए, कैसे इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता बनाया जाए, मतलब देश बोल रहा हूँ, इन दोनों लोगों के बीच में, डच और फ्रेंच, जिससे कि ये दोनों अच्छे से मिलके रह पाएँ।
तो इसके लिए क्या हुआ कि वहाँ पे सबसे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, एकदम से टेंशन अराइजेस शुरू हो गई। और 1950 से लेके 1960, मतलब कि 1950 से लेके 1960 तक में बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या चले, आपके इसी तरह के पंगे चलते रहे, टेंशन होती रही। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे उन लोगों को, डच लोगों को दबाया नहीं, बल्कि उनकी बातों को सुना और उनके लिए उन्होंने क्या करा, कुछ सॉल्यूशन निकाले। अब सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखिए, उन सॉल्यूशन में ये रहा कि 1970 से लेकर 1993 तक, है ना, पूरे 4 बार जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, अमेंडमेंट करे गए। इन अमेंडमेंट में ये करा गया कि उन्होंने कहा भाई हमको डाइवर्सिटी सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट हम करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि फ्रेंच लोग ही सब जगह होंगे, सभी उनका रूल चलेगा, नहीं, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। इसके लिए इन्होंने ये करा कि जो भी इक्वल मिनिस्टर्स थे उन सभी को क्या करा, इन्होंने डच और फ्रेंच लैंग्वेज वालों को बनाया। मतलब कि इन्होंने कहा भैया 50% यदि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो 50% ही डच वाले भी होंगे। इससे कि क्या होगा कि दोनों की रिप्रेजेंटेशन बराबर हो पाएगी। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, मतलब वहाँ पे क्या है आपका, जैसा हमारा इंडिया है तो अलग अलग स्टेट है ना, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है और आपका मध्य प्रदेश है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी जो बेल्जियम है, वहाँ पे भी अलग अलग जो है स्टेट बटे हुए हैं। तो उनने कहा कि भाई स्टेट को भी अपनी अपनी क्या होगी, पावर होंगी, वो भी अपने अपनी तरीके से जो है लॉ वगैरह बना पाएंगे। ये इन्होंने कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है ब्रसेल में, क्योंकि अब ब्रसेल में जो था वो 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलने वाले थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जैसा हमारे में रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, एमएलए होता, एमपी होता, तो वैसे ही वहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पॉपुलेशन का, किसी एक लैंग्वेज वाले का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा आ गया और दूसरे का कम आ गया, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, वहाँ पर रिजर्वेशन टाइप का कुछ रखेंगे जिससे कि सारे लोग क्या कर पाएंगे, वहाँ पर आ पाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनने लगी, जैसा कि यहाँ पे डच, फ्रेंच, जर्मन सभी लोग एक संग मिलकर आए और उन्होंने अपनी अपनी जो है कम्युनिटी बनाई और उसकी गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे बेल्जियम में ये समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो गई। और इसके अलावा इन्होंने क्या करा कि जो रोड पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, भाई यहाँ पे ये रास्ता है, वो रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि दोनों लैंग्वेज में लगे होंगे, वो फ्रेंच में भी होंगे, डच में भी होंगे। तो इससे ये प्रॉब्लम भी इनकी समाप्त हो गई भाई। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट था वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे ख़त्म हो गया। और इससे हमको ये समझ आया कि जो बेल्जियम देश है उसने अपना किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल लिया। अब वहीं पे क्या हुआ, हमारा दूसरा केस को हम लेते हैं जो कि है श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है एकदम विपरीत है भैया बेल्जियम का। यहाँ पे भी क्या है, बहुत ही छोटा सा ये देश है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसकी जो सरकार रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी, वो इस पर कोई भी काम नहीं करेगी और बल्कि इस चीज़ को और भड़का देगी, उल्टा कर देगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या है ये। तो यहाँ का जो आइलैंड है आपका, है ना, जो मतलब जो श्रीलंका है पूरा एक आइलैंड है, और जो कि तमिलनाडु जितना ही आपका है, तमिलनाडु बोल रहा हूँ, मतलब तमिलनाडु के पास में है, आपने देखा होगा मैप में। साथ में यहाँ पे बात करें, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के लगभग है। और यहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं, मतलब यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के हैं। जैसा कि यहाँ पे 74% जो यहाँ पे बोलने जाने वाले लोग हैं वो क्या से सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। और वो बुद्धिस्ट जो हैं, क्योंकि उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। इसके अलावा यहाँ पे 18% जो हैं वो तमिल बोलने वाले हैं, और उसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। और बाकी के कुछ बचे हुए श्रीलंका के तमिल्स बोलने वाले आपके हैं वो 13% हैं। और कुछ इंडियन तमिल्स हैं जो कि यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के तौर पे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरी जो पॉपुलेशन है वो बटी हुई है। अब इसकी वजह से वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी ने क्या है वहाँ पे रूल करा है, क्योंकि जो सिन्हाला बोलने वाले जो लोग हैं, है ना, जो कि 74% है, तो उन्होंने क्या करा कि अपना एकदम से वर्चस्व स्थापित कर दिया कि भाई हम तो ज़्यादा हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। तो उन्होंने 1956 में क्या करा, जो सिन्हाला थी लैंग्वेज उनकी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब सोच के देखिए कि इंडिया में हमारा एक ही कोई लैंग्वेज हो और सबको उसी में काम करना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। अब कहीं से भाई कोई ऑर्डर, कोई नोटिस निकला और वो पूरे भारत में सर्कुलेट हो गया, अब कोई आसामीज़ बोलने वाला है, कोई जो है मराठी बोलने वाला है, तो वो कैसे समझेगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ आपका कहाँ पे, श्रीलंका में, कि उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी और साथ में ये भी कर दिया कि जो भी जॉब होंगी, जो भी एजुकेशन होगी, वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा मिलेगी जो कि सिन्हा लैंग्वेज वाले बोलने वाले होंगे। जो अलग लैंग्वेज वाले होंगे, मतलब कि जो तमिल भाषा वाले, उनको जो है जॉब नहीं दी जाएगी। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा जो राज्य है उनका, जो श्रीलंका, उसका जो रिलीजन भी उन्होंने घोषित कर दिया कि आज से हम बुद्धिस्ट हमारा जो है रिलीजन माना जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में भी एक जो है डिबेट बहुत चलती है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। ठीक
ठीक है। इसका एक स्टेट रिलीजन हो, हिंदू राष्ट्र हो। वैसे ही वहाँ पे क्या हुआ कि बुद्धिस्ट को जो था, बुद्धिज्म, उसको स्टेट रिलीजन बना दिया गया। तो पूरी चीज़ों ने क्या करा, वहाँ पे एकदम से ताबड़तोड़ तरीके से पूरी एकदम कन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दिया, और उसकी वजह से बहुत ही वहाँ पे क्या हुआ, सिविल वॉर हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसके अलावा वहाँ पे क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे उन्होंने कहा यार कि हमारे संग तो अन्याय हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा कि उनका एक अलग से स्टेट मांग कर दी, भाई हमको अलग ही स्टेट दे दो। उन्होंने कहा हम तमिल एलम नाम का राज्य चाहते हैं। भाई तुम्हारा श्रीलंका में जो रह रहे हो उसके दो टुकड़े कर दो, एक तरफ तुम रह लो सिन्हला बोलने वाले, और एक तरफ हम रहेंगे तमिल बोलने वाले, जिसको हम तमिल एलम कहेंगे। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिबेट चली, और 2009 में जाके ये डिबेट जो है ख़त्म हुई, ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ। सोचिए, मतलब कि 1956 से शुरू होकर 2009 में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो सोसाइटी थी, कल्चर था, इकोनॉमी था, उसको पूरी तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ, एकदम से तहस नहस सारी चीज़ें होने लगी। इससे हम क्या समझ आता है हमको, इन दोनों से देख के, देखिए इन दोनों देशों को देख के, एक तरफ बेल्जियम की कहानी और एक तरफ श्रीलंका की कहानी, इससे हमको ये समझ आता है कि भाई जो पावर शेयरिंग है वो हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके लिए आपको दो चीज़ें समझाई जाती हैं। एक होती है आपकी प्रूडेंशियल, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका क्या, मॉरल, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका मतलब होता है कि जब आप प्रूडेंशियल प्रैक्टिकल रीजन को देखेंगे एक पावर शेयरिंग का, तो वो ये है कि भाई इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है उस देश में, और साथ में यहाँ पे एक यूनिटी क्रिएट हो जाती है। तो जब ये चीज़ें होती है तो इससे समझ आ जाता है कि आपका एक प्रूडेंशियल रीज़न है, एक प्रैक्टिकल रीज़न है, मतलब किसके बिना ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक मॉरल रीज़न भी होता है भाई साहब पावर शेयरिंग का। कैसे कि इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ती हैं, इससे एक ट्रू स्पिरिट आती है डेमोक्रेसी की, मतलब कि देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि भाई सब कुछ बराबर है, सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी पावर मिली हुई है, तो कोई भी अपना ऐसा फील नहीं करता कि मुझे पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा जो सिटीजन होते हैं उनके जो राइट को क्या होता है भाई साहब बचाया जाता है। फिर जो एक लेजिटिमेसी क्रिएट करी जाती है, जिससे कि क्या होता है आगे वाले जो आने फ्यूचर होता है उस कंट्री का वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अलावा जो पावर शेयरिंग है वो आपका यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि ये जो होता है आपका कुछ फॉर्म में इसको डिवाइड करा जाता है। कैसे डिवाइड करा जाता है खुद आप सोच के देखिए, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ कि भाई एक ऐसी पावर है जिसमें कि भाई मुझे भी उतनी पावर है, जो मेरा साथी है उसको भी उतनी पावर है, जो मेरा और दूसरा साथी उसको भी उतनी पावर है, ठीक है। तो हमारे पास में बिल्कुल पावर का क्या है, एकदम से बराबर करके पावर को डिवाइड कर दिया है। तो जब एक बराबर में पावर को डिवाइड करा जाता है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि भाई साहब जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको भी उतनी पावर होगी, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको भी उतनी पावर होगी, हमारा जुडिशरी उसको भी उतनी पावर होगी। तो इस तरीके से एकदम से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे में इसका पावर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कोई भी किसी से बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन एक और होता है आपका, है ना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई साहब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, कि यहाँ पे एक चेक और बैलेंस चलता रहता है। भाई लेजिस्लेचर को गलती करेगा तो जुडिशरी उसको संभालेगा, जुडिशरी को गलती करेगा तो लेजिस्लेचर देखेगा, एग्जीक्यूटिव को गलती करेगा तो जुडिशरी लेजिस्लेचर देख लेगा। तो ऐसे करके एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस यहाँ पे चलता रहता है। फिर एक और होता है आपका क्या, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ में टॉप में कोई होगा, फिर उसके नीचे कुछ होगा और उसके नीचे कुछ होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो होगी वो ज़्यादा पावर होगी कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में थोड़ी पावर होगी, किससे ज़्यादा, आपकी पंचायत से, जो हमारी एकदम लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, समझ गए। अब एक और पावर का शेयरिंग होता है आपका कैसा, एक सोशल ग्रुप्स में। अब ये सोशल ग्रुप्स में कैसे हो सकता है, जैसे कि हम बात करें कि बेल्जियम्स में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, कि भाई वहाँ पे आपके डच लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, जर्मन बोलने वाले लोग, सब ने मिलकर क्या करा था, अपने एक तरह से कम्युनिटी बना ली थी। तो उसके पावर में, उसके पास में कुछ पावर चली गई थी। जैसे कि हम बात करें कि इंडिया में भी कुछ ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, तो उनके पास में अपनी अपनी जो है पावर है। हम बात करें एक और तरीका होता है आपका पावर शेयरिंग का, वो होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी और मूवमेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इंडिया का।
इंडिया में एक हमारा लीडिंग पार्टी है और एक अपोजिशन पार्टी है। तो अब आप देखेंगे कि भाई अपोजिशन के पास में भी अपनी अपनी पावर होती है और जो लीडिंग पार्टी होती है उसके पास में भी अपनी अपनी पावर होती है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसे कि राहुल गांधी हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो क्या करते हैं, अपना अपना यूज़ करके वो कुछ भी चीज़ों को कर सकते हैं, वहाँ पर उनसे विवाद कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, कोई मुद्दा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से अपोजिशन में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसको कहते हैं हमारा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी वाला जो है पावर शेयरिंग। समझ गए? तो ये था आपके इस लेक्चर में। आपको ये पूरी बातें समझ आई होंगी जो जो मैंने आपको बताई हैं, और एकदम बिल्कुल हलवा स्टाइल में मैंने बताया। कोई भी हमने ऐसा कुछ नहीं करा जो कि आपको ना समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा जो आपका निचोड़ है चैप्टर का वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इस चैप्टर में आपको ये समझ आया या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इस तरह के लेक्चर आपको और चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सर कंटिन्यू करिए सीरीज़ को, और साथ में लाइक करिएगा। 500 लाइक का टारगेट है, कोई बड़ा टारगेट हमारा नहीं है। थैंक यू वेरी मच।